नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आरएसएस के प्रवक्ता प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद के आरक्षण पर दिए गए बयान के बाद सियासी हलकों में काफी हलचल कही जा सकती है और गैर भाजपा की जो पार्टियां हैं, गैर भाजपाई जो पार्टियां हैं, वो अब इस होड़ में लगी हुई हैं कि आखिर इस मामले को लेकर के सबसे पहले कौन लपके। मायावती ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि अगर आरक्षण खत्म करने की कोशिश भी की गई तो बीजेपी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इसके बाद रामविलास पासवान, इससे पहले लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, तमाम नेता इस बात को लेकर के अपना वक्तव्य जारी कर चुके हैं और उसमें कहा है कि किसी के खैरात में आरक्षण चले। लेकिन आरएसएस ने इस बयान के तुरंत बाद ही किनारा लिया। सुनिए किस तरह से पल्ला झाड़ा जा रहा है और मनमोहन वैद ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में क्या कहा। डॉक्टर आंबेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का समय आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। और इसलिए वो आरक्षण के सिवाय बाकी अन्य आरक्षण के बदले में सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बनाने वाली बात है कि ऐसा लगता है। संघ की इस नीति पर किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी उत्पन्न करने का कोई प्रयास न करे, यह हमारा अनुरोध है, क्योंकि समाज में इस प्रकार के अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने से सामाजिक दृष्टि से तनाव पैदा होने की संभावना रहती है। इसलिए वो न करे, यह हमारा अनुरोध है सभी लोगों से। तो मनमोहन वैद एक सवाल के जवाब में कह रहे हैं कि आरक्षण हटना चाहिए, लेकिन समान अवसर, समान शिक्षा मिल सके। और लेकिन उसके तुरंत बाद ही जब कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद में बोले, उन्होंने साफ कहा कि आरएसएस पहले से इस बात की पक्षधर रही है कि दलित और गरीब वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। इस बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, जबकि पहले से ही साफ पृष्ठभूमि है आरएसएस की कि आरक्षण के किसी तरह से कोई खिलाफ नहीं है। हम आपको बता दें कि बिहार चुनाव के ठीक पहले मोहन भागवत जो सर संचालक हैं, उन्होंने भी इसी तरह से बयान दिया था और बीजेपी को पूरे बिहार चुनाव के दौरान सिर्फ यही स्पष्टीकरण देते रहना पड़ा कि आरक्षण के पक्ष में बीजेपी और ये मोहन भागवत साहब का अपना बयान हो सकता है। एक बार फिर मोहन भागवत के बाद अब मनमोहन वैद, उन्होंने भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये बयान देकर के बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और जैसे कि मायावती ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इस बयान पे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी को चुनाव लड़ना भुला देंगे अगर आरक्षण को खत्म करने की कोशिश भी की गई तो। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ बीएसपी के नेता विष्णु कुलवाल साहब हैं, कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा जी हैं, भाजपा के जोशी साहब हैं। साहब कुलवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बाद में कहा जा रहा है कि इनका कहना, मनमोहन वैद, उनका कहना है कि एक जाति को लेकर के हमारा कोई इसमें वो नहीं है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। हमारी मंशा ये है कि कोई भी सरकार हो, संप्रदाय के आधार पर अगर वो आरक्षण की व्यवस्था करते हैं तो इससे अलगाववाद फैले। देखिए योगेंद्र जी, ये जब जब चुनाव आते हैं, जब जब ये इनकी भाषाओं को प्रयोग करते हैं और ये लगातार इन्होंने सर संचालक साहब ने भी बिहार चुनाव के टाइम ये इन्होंने कहा था और आज वैद मनमोहन जी भी इस प्रकार की बात कह के, सवाल है कि ये जो बात कहते हैं या तो टीवी उनको गलत दिखा रहा है। अगर टीवी गलत दिखा रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराते। ये देखिए, ये ऐसे बोलते हैं कि हमने ये कहा ही नहीं और बाद में पहले बात होती है, कहते हैं बाद में कहते हमने कहा नहीं। इस प्रकार की भाषा बोल के भारतीय जनता पार्टी या संघ इससे बचाव और बचना चाहता है। इससे काम चलने वाला नहीं है। इतने बड़े सरसंघ चालक का प्रचार का काम देख रहे माननीय वैद साहब, उनको ये पता नहीं वो किन भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं।
अगर उनको ऐसे फिर हम ये बोलेंगे कि ऐसे लोगों को जिनको अक्ल भी नहीं है उनको इस पदों पे क्यों बैठा रखा है आपने। सवाल है कि ये लगातार ऐसी भाषा बोलते हैं कि जो जनता को कितना चुभता है और जनता के साथ इनकी भाषा का कैसा मखौल होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी मतलब और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, मगर वो उस समय उनके लिए तो नहीं कहते ये कि ये उनके आले प्रश्न विषय। मगर आज जब ये इस प्रकार की, जब ये चुनाव का समय चल रहा है, 5 स्टेटों में चुनाव है, उस चुनाव के समय माननीय वैद्य साहब इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इनका व्यक्तिगत होता है। तो ऐसे व्यक्तिगत लोगों को पार्टी से तुरंत उनको पहले पद से उनको हटाया जाए, जिस पर व्यक्तिगत बात करने वाले हैं। साक्षी महाराज ही व्यक्तिगत करते हैं। एक लोकसभा का सांसद, उसकी अगर वो कोई बात बोलता है जो देश के लिए अच्छा लगे तो उसके लिए तो बोलते हैं साहब ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जब कोई इसे लगे कि इनकी पार्टी का विरोध हो रहा है तो कहते हैं उनका पर्सनल व्यक्ति इनका खुद का व्यक्तिगत ये विषय। तो व्यक्तिगत कहां से आ गया? सबसे पहले पार्टी अपनी जिम्मेदारी तय करे और उसके बाद ये अपने स्टेटमेंट जारी करें, चाहे ये पढ़ के ही करें ना। ये क्यों मुंहजबानी करना चाहते हैं? तो इनको अपनी भाषा पे संयमता रखनी चाहिए। और जो देश में होने वाले चुनाव, उसको देखते हुए ये लगातार भी तो बहुत असंसदीय शब्दों का चयन करेगी भारतीय जनता पार्टी। ये तो इनका टेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है। चलिए, अर्चना शर्मा जी हमारे साथ में। अर्चना जी, आरक्षण के बयान को लेकर के आरएसएस का साफ कहना है कि जो बयान दिया गया था वो परिप्रेक्ष्य ये नहीं था। उनका कहना था कि ये संप्रदाय से जोड़ करके कि संप्रदाय के आधार पर अगर आरक्षण की व्यवस्था की गई कि जो आरक्षित वर्ग है उसके साथ हमारी कोई छेड़छाड़ करने की कोई मंशा ही नहीं है। लेकिन अभी भी जिस वंचित वर्ग को वास्तव में आरक्षण और मिलना चाहिए वो मिले और संप्रदाय के आधार पर नहीं होनी, इससे अलगाववाद होगा। ये बाद में कहा गया, हालांकि मन से मुझे नहीं सुनाई दे रहा कि इस तरह की कोई बात उस वक्त कही गई थी। ये साफ था, जो हम चला भी रहे हैं और उनसे हमारी व्यक्तिगत रूप से भी बात हुई है, तो खारिज कर रहे हैं कि बयान नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, साहित्य का मंच था वो, और जब आरएसएस के 2 प्रतिनिधि जिसमें कि इनके मीडिया प्रमुख भी थे, वो आरएसएस के मीडिया के प्रचारक थे मनमोहन वैद्य जी, उन्होंने जब वहां साहित्य के मंच से अपने उद्गार व्यक्त किए तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था जो है उसके अलावा वहां पर अवसर होने चाहिए, इसको समाप्त करके अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, और मुखर होकर के उन्होंने ये बात कही। लेकिन जब मीडिया से प्रतिप्रश्न किए गए, उन्हें एहसास हुआ तो उन्हीं के जो सहयोगी उन्होंने आकर के मीडिया को अपने जो वक्तव्य था उसको रेक्टिफाई करने का और उस पर यूं कह सकते हैं कि उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया, और देर रात्रि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के माध्यम से उनके जो बयान था उसको जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया वो एक कह सकते हैं डैमेज कंट्रोल करने की कवायद है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पहली बार नहीं जब आरएसएस ने आरक्षण के विरोध में कोई बयान दिया हो। इससे पूर्व मोहन भागवत जी ने भी बिहार इलेक्शन से पहले इस बात को मुखर होकर के उठाया था और खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करते हुए कहा कि उन्होंने कहा आरक्षण की व्यवस्था एक समय तक होनी चाहिए, उसके पश्चात उसके बारे में सोचा जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि उन्होंने उसके साथ एक विरोधाभासी बयान भी दिया कि अवसरों की उपलब्धता होनी चाहिए, यानी अवसर की उपलब्धता जब तक नहीं हो तब तक आरक्षण यथावत रहना चाहिए। ये बात उनको भी समझ में आती होगी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी जो फ्रिंजेस पर जो हमारी पॉपुलेशन है जिसको कि एसिमिलेशन की आवश्यकता है मुख्य धारा से जोड़ने की, उसके प्रति दमनात्मक नीति रखते हैं। उसके जो दलित तबका है या फिर जो वंचित तबका है वो कैसे मुख्य धारा से जुड़ जाए, कैसे उसका सर्वांगीण विकास हो जाए, इस चीज से उनको गुरेज है। और वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पूर्व इस तरह के बयान देकर के मुझे लगता है अपनी संकीर्ण सोच का परिचय देकर के वोटों के तुष्टिकरण की नीति पर काम करते हैं। अब होता क्या है कि इनके जो प्रचारक हैं या संघ के लोग हैं इनको बहुत बड़ा विचारक भी मानते हैं। जब इस साहित्य के मंच पर इनके आमंत्रण की बात हुई और कुछ तबकों के माध्यम से ये कहा गया कि इसके ऊपर ये एक तरह से आरएसएस का प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, उस विचारधारा को थोपना चाहते हैं, तब भी लोगों का यही मानना था कि इस साहित्य के मंच का दुरुपयोग होगा, अपनी विचारधारा की अभिव्यक्ति का एक माध्यम हो जाएगा। और इसमें कोई नवोन्मेष वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो चर्चा और खुले मंच पर या खुले दिमाग से बात की जा रही हो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ संकीर्ण सोच को अधिरूपित करने का कुत्सित प्रयास होगा और वो कल देखने को मिला। अब उसके बाद अगर उस पर ये सफाई देने का काम करते हैं तो ये इनकी नीति है। नीति इसलिए है कि आपकी पार्टी का आपसे जुड़े हुए संगठन का कोई प्रतिनिधि आ जाए, वो आकर के विरोधाभासी बयान दे, उसके बाद आप कहें कि नहीं वो तो व्यक्तिगत बयान था या उसका अनर्थ निकाला गया अर्थ का। आप देखिए जैसलमेर में भी ये घटना घटी है,
कि कुछ वंचित तबके के लोग थे या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, उनकी जमीनें थी, उनको किसी इन्हीं के एक संगठन के प्रतिनिधि ने उनको जबरन खाली करवाया, कब्जा किया और स्थानीय प्रशासन ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद वही आरएसएस, वही बजरंग दल, वही भारतीय जनता पार्टी के नेता और वहां के स्थानीय विधायक मंचों से अपनी सरकार को दुत्कार रहे थे। यानी नीति कैसी है समस्या पर है कि आप समाज कंटकों को भी संरक्षण दे सकते हो, आपकी विचारधारा से जुड़े हो, आप समाज की उस व्यवस्था को भी चैलेंज कर सकते हो जिसे संविधान ने स्वीकृति दी हो, और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन भी होता हो तो भी आपकी विचारधारा हावी होनी चाहिए। तो सारी चीजें भारत देख रहा है, देश देख रहा है, और लोग इस चीज को लेकर के उन्होंने एक बयान और दिया कि कम्युनिस्ट जो विचारक थे उन्होंने कभी हमें पनपने नहीं दिया। अगर सकारात्मक विचार होंगे, खुला दिल होगा और डिबेट के लिए आपके मन में एक तरह से खुलापन होगा तो कौन है जो आपको मना करेगा। लेकिन आपकी सोच जब संकीर्ण होगी, और सबसे बड़ी बात है हिंदुत्व और हिंदुइज्म को जब ये कोरिलेट करते हैं तो इतना सुपरफिशियल होता है कि लोग इनकी जो सोच है जिसके माध्यम से वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं उसको खुले तौर पर इस चीज को महसूस करने लगे। और यही डर है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इसे बयान देते हैं। पंकज जोशी साहब हमारे साथ में। पंकज जी, इससे मनमोहन वैद्य साहब ने जो अपना वक्तव्य दिया उसके बाद स्पष्टीकरण भी आया, लेकिन सियासी गलियारों में खासकर प्रतिपक्ष जो गैर भाजपा जो पार्टियां हैं वो उनका साफ कहना है कि ये एक सोची समझी चाल है। और कल भी जब हमारी बातचीत हो रही थी तो ये कहा गया है कि सोच समझ करके बयान दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में और पंजाब में दलित वोट मिलने वाले नहीं है, तो सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं वो ठीक से बीजेपी के साथ में जुड़ सके। नहीं, देखिए योगेंद्र जी, आपने खुद ने देखा और जिस तरीके की पूरी बात की जाए, सियासत कहाँ हो रही है सब पूरी जनता देख रही है, सियासत किस मायने में हो रही है ये भी जनता देख रही है। और जो चीज बात कही थी, जो उन्होंने कहा था, वो बात को आपने भी जो अभी पहले कोट किया, बिल्कुल उन्होंने कहा कि बेसिकली कि आज जो है कोई भी व्यक्ति पूछने वाला जरूर है कि 60 से 65 साल 70 साल हो गए, लेकिन आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जो बेसिकली उससे वंचित है, आज भी उनको समान अवसर नहीं मिल रहे हैं। और बात भी उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कभी कहा कि ये चीज खत्म हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई इन लोगों को कब आप जो है मिलेगा, ऐसे समान अवसर क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों इस देश के अंदर 70 सालों के अंदर जो हमारे साथ में देश आजाद हुए थे, जो लोग हमारे साथ में थे, आज वो कहां से कहां पहुंच गए, क्यों अवसर प्रदान नहीं हुए, क्यों ऐसी चीजें रही। और एक वो खुला मंच था, वहां पर ये चीजें बात जो डिबेट में की गई थी, और आज उन चीजों को जो है जोड़ करके आप सियासत के अंदर ले आए, मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं है। और जो सियासत लगातार आप करते आ रहे हैं, जिन सियासतों से आप 60 से 65 साल गरीबी हटाओ, जिन लोगों की आपने बात की, उन लोगों में आज जिस तरीके की आपने चीज दी, मेरे ख्याल में कहीं भी उस चीज को लोग देख रहे हैं। आज जो है बिल्कुल देखिए, आज 1981 के लिए आप देखें तो संघ का जब प्रतिनिधि सभा हुई थी तब उसमें भी जो है इस चीज की वकालत की गई थी, खुद 1981 के 1981 के उसमें वकालत की गई थी कि इन चीज को जो है मिलना चाहिए और ये जो चीजें होनी चाहिए इनके अंदर जो है अवसर जो है उपलब्ध होने चाहिए और लोगों को वहां तक जाना चाहिए जहां तक आज नहीं पहुंच पाया है, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी भी जो है आज होनी चाहिए। मैं एक बात जानना चाहूंगा पंकज जी आपसे कि संघ और बीजेपी दोनों की समन्वय बैठकें भी होती हैं। मोहन भागवत साहब ने भी इस बात को लेकर के कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि वंचित वर्ग में, आरक्षित वर्ग में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वास्तव में मूल तरीके पूर्ण रूप से उसका लाभ नहीं मिल पाया। एक क्रीमी लेयर तैयार हो गई, हम उसे बाहर नहीं कर रहे हैं। तो वास्तव में जब मार्गदर्शक संस्था है आपकी ये आरक्षण को लेकर के, अभी तक बीजेपी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है। देखिए योगेश जी, मैंने फिर एक चीज कहा है कि देखिए ये सब चीजें जो संविधान में उन्होंने खुद ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी कहा कि भाई हम संविधान के अंदर हैं और संविधान जो है हमारी गीता है। देखिए हाँ, मैं ये कहा। दूसरी चीज है जो उन्होंने कही, देखिए मैं कह रहा हूँ जो बात, देखिए आज बिल्कुल, देखिए आज भी, देखिए आज नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी जो है आपको एक लगता होगा कि आज भी जहां वंचित समाज रहता है, जहां आज भी लगातार सालों से रहते आए और वहां पर व्यक्ति जो है आज भी वो जो है उसको जो है चीजें नहीं मिल पा रही हैं, लगातार इतनी चीजें होने के बाद भी आज भी वो वंचित है। कब तक वंचित रहेगा? क्यों नहीं समीक्षा होनी चाहिए? क्यों वंचित रहे वो आदमी? खाली उसका दोष इसलिए कि उसने जो है एक वहां पर जन्म लिया, इस कारण से वो वंचित रहे? तो क्यों नहीं होनी चाहिए ये चीजें? और कौन करेगा इनको? क्या बेसिकली इतना बड़ा संगठन जो है उसमें नहीं करना चाहिए? आपकी बात से सहमत हूं, गवर्नमेंट आपकी है सर, फिर मैं कह रहा हूं सरकार उपलब्ध, तो इस बात को लेकर के समीक्षा कभी नहीं की, इतने सेशन सर ये समीक्षा होने सर ये जो कौशल योजना है, ये जो बनाई जा रही है,